गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का मॉडल पेपर और क्लास 12 का मॉडल पेपर रहेगा। जो बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट जो हमारा बायोलॉजी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 2021 के अंदर जो मॉडल पेपर आएगा वो किस हिसाब से जो आपको एक गाइड प्रोवाइड कर सकता है कि आपका जो लास्ट जो सत्र का अंत वाला जो प्रश्न पत्र जो आपके सामने होगा वो किस हिसाब से होगा, उसकी एक प्रतिलिपि आपको दिखाई जा रही है कि भाई इस हिसाब से जो होगा वो आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसके अंदर आपको ये बताया गया है कि आपके प्रश्न पत्र के अंदर एमसीक्यूज मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रृंखला बढ़ा दी गई है। साथ में इसके अंदर कुछ अथवा वाले जो प्रश्न हैं उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। साथ में इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न भी जोड़े गए हैं। तो आइए देखते हैं सामान्य निर्देश को आप अपने स्क्रीनशॉट लेकर और आराम से आप इसका स्टडी कर सकते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक मोटिव जो है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये आपका बेसिक मॉड्यूल है जिसके बारे में आपको स्टडी आपके लगातार जो क्लासेस रही होंगी, जो अभी कोरोना को देखते हुए जो लगातार ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपने क्लासेस अटेंड करी होगी उसमें आपको पता लग गया होगा कि भाई आपके सिलेबस के अंदर कोई डिडक्शन हुआ है। उस डिडक्शन के अकॉर्डिंग जो आपको स्टडी करवाई गई है उसी में से आपका प्रश्न पत्र तैयार होगा। बेसिकली ये आपकी 10 इकाइयाँ हैं। 10 इकाइयों में से 42 जो होते हैं वो आपके पास में चैप्टर्स थे। 42 चैप्टर में से डिडक्ट होकर कुल मिला के 28 चैप्टर्स जो होते हैं वो स्टडी के लिए आपके पास शेष रह गए हैं, जिनमें से ये आपका जो हो सत्र अंत की जो परीक्षा होगी वो ली जाएगी। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि भाई ये 28 मार्क्स का प्रश्न पत्र होगा, लेकिन ये 80 मार्क्स का प्रश्न पत्र होगा, लेकिन 80 मार्क्स का प्रश्न पत्र ना होकर ये 56 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें से आपको पता है 30 मार्क्स जो होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल के जाते हैं। प्रैक्टिकल जो होता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा हाल ही में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अंदर इसको कैंसिल का मतलब होता है कि भाई बाहर से किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल जो आता है वो टीचर जो आपकी प्रायोगिक जांच करता है वो नहीं भेजा जाएगा, लेकिन जो हमारे आंतरिक जो शिक्षक होते हैं वही इसका इंटरनल जिसको आप कहते हैं वही इसका एक अच्छा मूल्यांकन करके और प्रश्नों को हल करवा के और उसको जो भी आपको मूल्यांकन होता है उस आधार पर जो नंबर मिलते हैं वो बोर्ड को भेज दिए जाएंगे। 14 नंबर का जो होता है वो आपका सेशनल होता है। 14 नंबर का जो आपका बेसिकली होगा वो सेशनल होगा कि भाई जो सेशनल के अंदर मतलब सत्रांक जो होते हैं वो आपको किसकी सत्रांक कितने अंक जो होते हैं वो आपके भेजे जाएंगे। इस हिसाब से जो होता है वो आपका पूरा का पूरा ये बेसिक तैयार होता है और ये आपका 100 नंबर का पेपर हमारे पास में तैयार हो जाता है। तो ऐसी अभी कोई हमारे पास में सूचना तो है नहीं, तो हम देखते हैं आगे। देखिएगा, ये हमारे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो 2021 का जो मॉडल पेपर तैयार किया गया है। हालांकि इसकी जो वेबसाइट पे जो पेपर पहले आया था वो थोड़ा अलग था और अभी जो आया है वो थोड़ा अलग है। अलग क्या है वो देखते हैं हम, इसमें क्या होता है। देखिएगा, यहाँ से जो भी आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं वो आप लोग एक बार कर लीजिएगा कि भाई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, सभी प्रश्न करने अनिवार्य होने चाहिए, प्रश्न को आप खाली नहीं छोड़ सकते, आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। इस हिसाब से आप इसमें थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। लास्ट में स्टार्ट करते हैं। भाई आपका जो पेपर सेट होगा वो 5 खंडों में विभाजित होगा, ABCDE। अब देखिएगा 5 खंडों में कैसे विभाजित होता है। सबसे पहले बात करते हैं खंड ए की, है ना। अब जैसे हमने बात करी कि भाई खंड ए में क्या होगा, तो खंड ए में जैसे आप लोग देख रहे हो कि खंड ए जो रहा है ये वाला, है ना। खंड ए में 1 से लेकर 8 तक आपके पास में किस हिसाब के प्रश्न होंगे। 1 से लेकर 10 तक आपके जो प्रश्न होंगे वो आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। 2 से लेकर 11 भी जो प्रश्न आएंगे, देखिए एक जो पहला नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें रोमन्स के अंदर 1 से लेकर 10 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसका कोई ना कोई एक विकल्प आपको चुनना होगा और उसमें लिखना होगा, ठीक है। 2 से लेकर 11 तक अति लघुत्रात्मक वाले प्रश्न होंगे, ठीक है। अब इन पूरे प्रश्न का मतलब 2 से लेके 11 तक जो प्रश्न रहेगा, ये वाली लाइन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें प्रश्न की संख्या तो आपके पास 20 होगी और 20 प्रश्नों में से ही प्रत्येक का उत्तर का जो अंक होगा वो 1 होगा और कुल अंक जो होगा वो आपके पास में 20 होगा, ये दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं खंड ब की, मतलब खंड बी की। 12 से लेकर आपके पास में कुल मिला के 15 क्वेश्चंस, 12, 13, 14, 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जैसे मतलब ये 4 प्रश्न हो गए, प्रत्येक प्रश्न का जो अंक होगा, जो उत्तर होगा आपका, उसका जो अंक होगा वो 2 होगा। इस हिसाब से आपको 4 दूनी 8, तो 8 अंक मिल जाएंगे। 16 से लेकर 19 तक का जो प्रश्न की संख्या होगी वो 4 होगी, प्रत्येक का अंक 3 होगा।
12 नंबर आपको मिल जाएंगे। 20 से लेकर 21 तक प्रत्येक का अंक जो होगा, मतलब 2 क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक का अंक 4 होगा, आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। 22 से लेकर 23 तक जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें प्रत्येक जो प्रश्न की संख्या होगी वो 2 होगी और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक होगा वो 4 होगा। तो कुल मिलाकर आपको 8 अंक यहाँ पे मिल जाएंगे। ऐसे करके 56 अंक का आपका एक प्रश्न पत्र तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट बात देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मॉडल पेपर के अंदर दिया गया है कि जो मैंने एमसीक्यूज़ की बात करी गई थी वो देखिए एमसीक्यूज़ यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे वैकल्पिकता की बात करी गई है, देखो ये रहा। देख, इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस पादप में पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। देखो, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा पत्थर चट्टे की ब्रायोफिल्म लीव्स के अंदर कायिक परिवर्धन पाया जाता है। मतलब इसकी पत्तियों को अगर आप ज़मीन में बो दो तो इससे अब स्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाता है और लगातार क्या करने लग जाती है, परिवर्तन करने लग जाती है। दूसरा प्रश्न दे रखा है, जैसे सबसे पहले जिस हार्मोन की खोज हुई थी वो किसके हार्मोन की खोज हुई थी, ऑक्सीन की, थाइलिन की, जिब्रेलिन की, साइटोकाइनिन की। तो आप लोगों को पता होगा इसका आंसर। हम यहाँ पे प्रश्न सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको बस बता रहे हैं कि प्रश्न का पैटर्न जो होगा वो, मतलब प्रश्न पत्र का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा। तो आप इस बहुत सिंपल प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। हालांकि आपको इसके बारे में पहले ही तैयारी करा दी गई होगी आपके इंस्टीट्यूशन के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, इस हिसाब से आप लोगों को देखो इसमें से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि अभी इसमें प्रश्न पूरे नहीं है, आगे जो पीपीटी है उसके अंदर जैसे लास्ट वाला जो प्रश्न पूछा गया है उससे रिलेटेड ये वाले 2 ऑप्शन रह गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा इस हिसाब से यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। इन टोटल प्रश्न जो हैं उनकी संख्या जो इंग्लिश हिंदी के अंदर आपको लगातार दी गई है, इस टोटल जो प्रश्न है वो कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, प्रत्येक का जो अंक है वो कितना है, 1 है। तो आपको कितने अंक मिलेंगे, इससे 10 अंक मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा 2, जैसे पादपों में बिंदु स्राव के 2 मुख्य कारण लिखिए। वही मुख्य कारण आप 2 लिख देंगे। आपको पता है इसका अंक कितना है, यहाँ पर लिखा भी है कि आपको दिख जाएगा कि भाई प्रत्येक प्रश्न का जो अंक होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो आपको ऐसे 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब हालांकि बात ये रहेगी, मैंने आपको पहले ही बोला था भाई रिक्त स्थान वाले प्रश्न इसमें जोड़े गए हैं, तो 8 तक के जो प्रश्न इसमें जोड़े गए हैं वो 8 तक के जो प्रश्न हैं वो आपके केवल 1 लाइन वाले प्रश्न रहेंगे। बाकी जो लास्ट में जोड़ा गया है 9 से लेकर 11 तक जो उत्तर पुस्तिका में हमें हमारे जो उत्तर लिखने हैं उसके अंदर जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे, जैसे माता के दूध में कोलेस्ट्रम द्वारा नवजात शिशु को कौन सी प्रतिरक्षी मिलती है। अब आपने पढ़ा होगा तो IgA, इम्यूनोग्लोबिन ए वाली जो एंटीबॉडी होती है मिलती है, आपको पता ही है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, प्रकाश संश्लेषण बता सकते हैं। वसा गुणांक क्या होता है, वसा गुणांक पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई अगर F लिखते हैं तो अगर हम इसको दर्पण के सामने रखेंगे तो आप लोगों को ऐसा दिखेगा, दशमलव आगे लगा देंगे तो दशमलव, तो 0.7 जो होता है वो किसका, 0.7 जो होता है वो किसका शोषण गुणांक होता है, वसा का शोषण गुणांक होता है। तो इस तरह हिसाब से आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा भाई 9, 10, 11 जो वाला जो प्रश्न होगा वो आपका किस में से आएगा, वो आपका रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न होंगे। तो ये बहुत सिंपल प्रकार का पेपर बनने वाला है, आप लोग इसके लिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे खंड बी की बात करते हैं। अब आपको पता लग गया कि खंड बी जो होगा प्रत्येक प्रश्न का, जैसे इसमें आपको बताया गया था भाई 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक का अंक कितना होगा, 2 होगा। कुल मिला के आपको खंड बी में कितने नंबर लाने होंगे, 8 नंबर। बहुत ही ईजी प्रकार के होंगे, जैसे धमनी और शिरा में आपको अंतर, ये आपका रक्त परिसंचरण वाले चैप्टर में से दिया गया है। पादपों में जल के प्रवेश में सिम्प्लास्ट पथ और रसदानी पथ में 2 समानताएं बताइए। भाई ये आपको बताना पड़ेगा कि सिम्प्लास्ट पथ और रसदानी पथ में जो समानताएं होती है वो कैसी होती है, कि भाई ये पानी जो होती है वो, मतलब ये आपका पार्श्वीय जो प्रवाह है आपको कराया गया होगा आपके विद्यालयों के अंदर, आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो आपको पता होगा पार्श्वीय प्रवाह में से ये प्रश्न पूछा गया है। अगला वाली बात करते हैं कि शुक्राणु के समीपस्थ तारा केंद्र को निष्क्रिय कर देने पर निषेचन की कौन सी क्रिया प्रभावित होती है। तो ये भी आपका ही एक प्रकार का, इस प्रकार इसमें 2 जो अंक जो 2 हैं उस हिसाब से ही आपको इसके अंदर लगभग लिमिटेड लाइनों के अंदर आपको 100 शब्दों के अंदर इसके अंदर, मेरे हिसाब से 100 शब्दों के अंदर इसका उत्तर देना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पुरुषों में किस असामान्य विकार के कारण गुणसूत्र की संख्या 44 + XXXY
बराबर 48 हो जाती है, मतलब गुणसूत्रों की संख्या बढ़ रही है और उसमें से भी स्त्री गुणसूत्रों की संख्या जो हो रही है वो लगातार बढ़ रही है। तो आपको इसका आंसर केवल लिखना होगा तथा इसमें लिखना होगा कि भाई कौन सा है। जैसे क्लाइनफेल्टर पाया जा रहा है तो आपको वो बताना होगा, जो भी पाया जाता है उसमें इस विकार के कारण दिखाई देने वाले 3 लक्षण लिखिए। भाई 3 लक्षण लिखिए कि भाई गायनेकोमेस्टिया जो होता है, अगर इफ़ गायनेकोमेस्टिया अकर्स, भाई गायनेकोमेस्टिया होता है तो आप लोग बता देंगे कि इसमें पुन स्तन, मतलब है ना इसके अंदर पुरुषों के अंदर स्त्रियों जैसे स्तन विकसित होने लग जाते हैं और इनके लक्षण जो होते हैं वो स्त्रियों जैसे होने लग जाते हैं। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं खंड जो हमारा सी है। अब खंड सी की जो हम बात करते हैं कि भाई खंड सी के अंदर हमारा क्या होगा, तो आप लोगों को पता है कि खंड सी में प्रत्येक का जो अंक है वो 3 होगा। ठीक, देखिएगा अब हमारा स्टार्ट होता है खंड सी। खंड सी के अंदर आपको पता है प्रत्येक प्रश्न का जो हमारे पास में अंक होगा वो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब आपको इसमें से सबसे अच्छी बात यह है कि खंड स में ही आपको चॉइस देखने को मिल जाएगी। देखिएगा अथवा 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 और अथवा। जैसे यहाँ पे व्रकाणु की संरचना, व्रकाणु मतलब आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि व्रकाणु मतलब क्या होता है। भाई नेफ्रॉन्स होते हैं क्या, भाई नेफ्रॉन्स ही होंगे, ऑब्वियस बात है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि भाई क्लोनिंग वाहक बहुत अच्छे था ये, इसके अंदर 14-15 चैप्टर जो आपका जैव प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है उसके रिलेटेड आपका आ गया। सक्रिय पोटेशियम आयन पंप थ्योरी जो थी वो किसने दी थी, इमाम्यूरा फ्यूजन ने। तो आप लोगों को इस तरह से बताया गया है होगा कि आपके विद्यालयों में तो वही चीज़ जो पैटर्न आपने फॉलो किया है वही आपको इसके अंदर से देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात कर देता हूँ। देखो खंड से के अंदर आपको 16, 17, 18 और 19 वाला जो प्रश्न होता है, प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 3 दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें रिलेटेड नहीं करा गया है, मतलब एक चैप्टर आपका पादप जल संबंध वाले पूरे के पूरे यूनिट से लिया गया है, तो दूसरा उसी से रिलेटेड 9th नंबर का चैप्टर एंजाइम से ले लिया गया है। मतलब इस तरह से इसमें कॉन्ट्राडिक्शन करा गया है, भाई अलग अलग रखे गए हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो बच्चा जो होता है वो आसानी से किसी एक चैप्टर में से प्रश्न ना पूछकर अलग अलग चैप्टरों की तुलना करते हुए प्रश्न पूछा गया है, ताकि बच्चों को अगर एक चैप्टर पे कमांड ना हो तो दूसरे चैप्टर से आए हुए प्रश्न को वो अच्छी तरह से कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं खंड द की बात करते हैं। खंड द में 20 और 21 वाला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है कि 4 नंबर का एक प्रश्न है, इसमें से आपको पूरे 8 नंबर मिलेंगे। उसी तरह से अगला वाला जो हम बात कर रहे थे भाई इसके अंदर भी आपको टोटल 12 नंबर जो होंगे वो मिल देंगे इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें 8 नंबर आपको मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि मानव नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए, 2018 के अंदर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। वृषण की संरचना समझाइए, सर्टोली कोशिकाओं के 4 कार्य लिखिए। तो पहला तो चित्र बना देंगे, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में वृषण की संरचना बनाइए, वृषण की संरचना आप बना देंगे तो आप लोगों वृषण की संरचना के साथ में मेरे हिसाब से वृषण की संरचना के अंदर आपको 1 नंबर मिलना चाहिए। तथा सर्टोली कोशिकाओं के 4 कार्य लिखिए, इसमें आपको 2 नंबर मिलना चाहिए। 4 नंबर का आपका प्रश्न जो होगा वो पूरा हो जाएगा। इसी तरह से युग्मनज की 3 प्रावस्थाओं के बारे में लिखिए। बहुत युग्मनज की 3 प्रावस्थाओं के बारे में देखिए, युग्मनज नहीं है ये युग्मक जनन होगा मेरे अकॉर्डिंग, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ये आतव चक्र का आपको नहीं आ रहा है तो आतव चक्र के बारे में आप लिख सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसके अंदर आपको कराया गया होगा आपके विद्यालयों में। नेक्स्ट बात करते हैं खंड ई की। देखिएगा खंड ई में बहुत अच्छा पोर्शन आया है कि खंड ई के अंदर लिंग संलग्न वंशागति, लिंग संलग्न जैसे हीमोफीलिया हो गया, वर्णनदता हो गई, आपको आसानी से ये प्रश्न का उत्तर आपको आ जाएगा। मेंडल के प्रयोगों के बारे में बता सकते हैं आप। उसी तरह से खास बात है आपको यहाँ बता दूँ कि 22 और 23 वाला जो प्रश्न रहेगा वो 23 और इस 22 वाले प्रश्न के अंदर आपको आंतरिक चॉइस जो होगी वो 3 प्रश्नों में देखने को मिलेगी। मतलब आप इसके अंदर से कोई भी 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं, उनमें से कोई भी आप एक प्रश्न आप कर सकते हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि ये सारा का सारा जो रिलेटेड है वो एक ही यूनिट से रिलेटेड होगा। जैसे प्रतिरक्षा तंत्र की परिभाषा लिखिए, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में आप लोग बता सकते हैं। वही असंक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र से यूनिट से रिलेटेड है, तो इस हिसाब से आप लोगों को देखिए संक्रामक रोग क्या होते हैं। तो कोई भी 3 प्रश्न में से आप एक प्रश्न को अपना चुनाव करते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। 4 नंबर का एक पूरा का पूरा आपका अंक रहेगा एक प्रश्न का। देखिएगा बोर्ड ने 4 नंबर से ऊपर तक का अंक भार किसी में भी नहीं दिया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, 4 नंबर से अगर ऊपर की तरफ बात करें 5 नंबर, देखिए 5 नंबर का बढ़ने का कारण क्या हो सकता है। अगर 5 नंबर बढ़ जाता है तो बच्चे के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो उस चीज़ के अंदर
रिलेटेड भी नहीं होता तो भी वो रिलेटेड करके लिखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको अंक बड़े दिखते हैं। देखिएगा, अंक बड़े होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रश्न के उत्तर भी बड़े बड़े लिखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आपसे जितना पूछा जाता है लिमिटेड, मान लो आपसे पूछा गया मेंडल के विभिन्न नियमों को विस्तार से समझाइए, तो पहला, दूसरा और तीसरा नियम को आप विस्तार से समझा दी जितना आपने पढ़ा है, ठीक है। उसी तरह से उसके अलावा उसके महत्व लिखने की कोशिश मत करिएगा, इसके आपके कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं लिंग संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं, केवल आप क्या समझते हैं वो बताइए, उदाहरण दीजिए, उसको एक्सप्लेन मत कीजिए। अब बाद में पूछता है वर्ण अंधता और हीमोफीलिया रोग के संदर्भ में इसे समझाइए। भाई, इसको समझाना है इसके संदर्भ में, ठीक है। मतलब आपको इन दोनों के बीच बीच में ही खेलना है, आपको इससे ज़्यादा नहीं बताना है। भाई, जैसे आप लोग बताने लग जाएं कि भाई और भी इससे बीमारियां होती है, जैसे जो लिंग संलग्नता से जुड़ी हुई होती है उसको आप जोड़ के बताने लग जाएं। भाई, ये जैसे सिकल सेल एनीमिया, कभी कभी बच्चा सोच लेता है लिंग संलग्न बीमारी है, ऐसा कुछ होता नहीं है, फिर भी घुसेड़ पसड़ के लिख देता है भाई आनुवंशिक रोग तो है ना, पर वो आपको लिखना नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस पूरी परिभाषा को रिलेट करके लिखना है इसी के इर्द गिर्द परिधि के अंदर। मान लो ये परिधि है, इस परिधि के अंदर वर्ण अंधता और हीमोफीलिया से आपको बाहर नहीं जाना है, इसी के अंदर आपको घूम के लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे संक्रामक रोग की बात करी, 2 संक्रामक रोगों का उदाहरण देकर इसका वर्णन करो। किसका वर्णन करो, संक्रामक रोगों का। संक्रामक रोगों का वर्णन करना है 2 संक्रामक रोगों को देकर, ठीक है। अब बस इसके अंदर ही मतलब आपको होता है संक्रामक रोग क्या होते हैं। भाई, संक्रामक रोग जो होते हैं वो किसी संक्रमण से फैल जाएं, चाहे वो जल हो, वायु हो, कीट हो, किसी के भी द्वारा हो, संक्रमण से फैल सकता है। मतलब अगर किसी के छूने से या किसी वस्तु के, निर्जीव वस्तु के द्वारा, सजीव वस्तुओं के द्वारा जो ऐसे रोग फैलते हैं वो संक्रामक रोग कहलाते हैं। 2 संक्रामक रोग कोई भी बता सकते हैं, टाइफाइड बता दें, टाइफाइड, टीबी, है ना, संक्रामक रोग होते हैं। भाई, जल के द्वारा, टाइफाइड जल के द्वारा फैलता है। हैजा जो होता है वो भी किसी मक्खी के द्वारा, डोमेस्टिक जो बीन्स होती है उसके द्वारा जो होता है वो फैलता है। तो आप ये बता सकते हैं भाई ये संक्रमण है, वाहक की आवश्यकताएं होती है। वो वाहक चाहे मृत हो सकता है या मतलब निर्जीव हो सकता है या सजीव हो सकता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र की परिभाषा दी है। प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो क्या होता है। भाई, हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा तंत्र जो हमारी बाहरी जो भी निर्जीव वस्तुएं, सजीव वस्तुएं या फॉरेन सब्सटेंस है उससे हमारी रक्षा करता है। ये एक आंतरिक तंत्र है जो रक्षा करता है हमारी, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। भाई, प्रतिरक्षा तंत्र कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों को बताना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ये नहीं आता है तो आप असंक्रामक रोग के बारे में बता सकते हैं, जैसे कैंसर असंक्रामक रोग है। 2 रोगों का विस्तार से वर्णन कीजिए। 2 रोग कोई से भी बता दीजिए आप, जैसे पहला तो मैंने बता दिया कैंसर है, दूसरा रोग आप बता दीजिए, उसका वर्णन की दीजिए, आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से आप लोगों को अपना पूरा जो पैटर्न होगा वो करना पड़ेगा। इसके अलावा इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तो आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपको जो पैटर्न समझाया है, इस पैटर्न के इर्द गिर्द ही जो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस होगा वो तैयार किया जाएगा। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा प्रश्न पत्र बनेगा। प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग ही आपके नंबर जज होंगे। तो आप इसकी एक बहुत अच्छी सी स्टडी कर लीजिए जो मैंने आपको वीडियो अवेलेबल करवाया है, और उसके बाद आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो होगा उसको आप एक फाइनल टच दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।